नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं चाहत तेरे इश्क की दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह सभी गोवा से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। जिहान अपनी गाड़ी से सौरभ और बाकी लड़कियों के साथ गाड़ी में बैठता है। तभी कनक गाड़ी की चाबी मुझे दीजिए, आज मैं ड्राइव करूंगी। जिहान हैरानी से, आप गाड़ी ड्राइव कर लेंगी? अनुषा, डरिए मत, यह अच्छी गाड़ी ड्राइव करती है। सुषमा ने कहा, जिहान चाबी दे दो, हम लोग भी आज इसके एक और टैलेंट देखेंगे। जिहान मुस्कुराते हुए चाबी कनक को दे देता है। कनक ड्राइविंग सीट पर बैठती है। जिहान उसके पास पैसेंजर सीट पर, दीपा, अनीता और सुषमा, दिव्या पीछे की सीट पर बैठती हैं। सबसे पीछे सौरभ और अनुषा। कनक गाड़ी हाईवे पर दौड़ा दे। वह सच में बहुत अच्छी ड्राइव कर रही थी। सारे दोस्त मस्ती मजाक करते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। कनक गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और एक बेहद रोमांटिक गाना बजने लगता है। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन। कनक गाने के बोल खुद गुनगुना उठती है। जिहान और सारे दोस्त हैरानी से कनक को देख रहे थे, लेकिन कनक तो अपने में गुम थी। अनुषा धीरे से, जब यह बहुत खुश होती है तो यह गाना गाती है। सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जिहान कनक को देखने में सब कुछ भूल चुका था और सारे दोस्त इन दोनों को देखने में बिजी थे। एकाएक कनक गाना बंद करते हुए, ओ तेरी की। अनुषा, क्या हुआ कनक? कनक, कुछ नहीं, यह अपने से जो आगे गाड़ी जा रही है यह बार बार हमारी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है। साइड देने के बावजूद भी ना ये आगे निकल रही है ना हमें आगे निकलने दे रही है। सभी की नजर साइड में चल रही गाड़ी पर पड़ जाती है। अनुषा, तो देख क्या रही है, सबक सिखा इनको। कनक मुस्कुराते हुए, सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। जिहान, आप क्या करने वाली हैं? कनक जिहान को एक नजर देख करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। सुषमा चिल्लाते हुए, यार हम लोग हाईवे पर हैं, इतनी तेज मत चलाओ। लेकिन अब कनक किसी की नहीं सुन रही थी। सभी कनक को देख रहे थे। कुछ ही देर में वह गाड़ी कनक के गाड़ी के पीछे हो गई। कनक अपना हाथ बाहर निकालते हुए सारी उंगलियों को मोड़ अंगूठा नीचे की तरफ करते हुए मुस्कुरा देती है। उस गाड़ी में 4 लड़के बैठे हुए थे। जो ड्राइविंग कर रहा था कनक को ठेंगा दिखाते हुए देख करके गुस्से से पागल हो चुका था और एकाएक उनकी गाड़ी साइड में एक पेड़ से टकरा जाती है। अनुषा पीछे की ओर देखते हुए मुस्कुरा देती है। कनक कुछ देर में ही अपनी गाड़ी की स्पीड कम करती है। सभी को सांस में सांस आती है। अनुषा हंसते हुए, वाह मेरी जान, कमाल कर दिया तूने, अब ये क्या, पर किसी से पंगा नहीं लेंगे। सौरभ, आप दोनों लड़कियां पागल हो गई हैं। सबको सबक सिखाने के लिए खुद की जान खतरे में कौन डालता है? कनक, किसने कहा स्पीड बढ़ाने से जान खतरे में आ जाती है? जान खतरे में तब आती है जब हमारा ध्यान ड्राइविंग से भटकता है। और पिछले आधे घंटे से मैं उस गाड़ी को साइड दे रही थी, पहले उन्होंने ही हमसे पंगा लिया था। जिहान नाराजगी से गाड़ी के बाहर देखने लगता है। दिव्या, यह तूने ड्राइविंग कहां से सीखी है? अनुषा, हमने भाई से सीखी है। दीपा, क्या तुम्हारे भाई इतने तेज ड्राइविंग करने देते हैं? कनक, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो आज मौका मिला है। सौरभ, जिस दिन आपके भाई मिलेंगे ना, मैं आप दोनों की कंप्लेंट करूंगा। अनुषा गुस्सा होते हुए, अगर भाई को आपने कंप्लेंट की ना तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। सौरभ, यह तो अजीब बात हो गई, पहले चोरी फिर सीना जोरी। अनुषा मुंह फुला लेती है। सौरभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनीता, यार ड्राइविंग का मजा तो ले लिया, लेकिन अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। कनक ने कहा, ओके, रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट देख करके मैं गाड़ी रोकती हूँ। कहते हुए जिहान की तरफ देखती है, लेकिन वह गाड़ी के बाहर देख रहा था। कनक के ओंठों
होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह जिहान की नाराजगी समझ रही थी। कुछ देर में ही रास्ते पर एक ढाबा दिखता है। अनीता गाड़ी रोकवाती है। कनक गाड़ी साइड में लगा करके जब बाहर आती है तो सभी ढाबे की तरफ बढ़ जाते हैं। जिहान भी जाने लगता है, तभी कनक पीछे से हाथ पकड़ करके गाड़ी के एक साइड खींच लेती है। जिहान कनक को देखते हुए खामोश रहता है। कनक उसके गले में अपना हाथ डालते हुए इतना नाराज क्यों है? जिहान, आपको नहीं पता? कनक ना में सिर हिला दिया। जिहान, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपके सांसों से अब मेरी धड़कन जुड़ी है और जिस तरह से आज आपने गाड़ी चलाई है कुछ भी हो सकता था। कनक, मैंने कहा ना, जब ध्यान ड्राइविंग से भटकता है तब खतरा होता है। जिहान, लेकिन आगे से आप इतनी स्पीड से गाड़ी मत चलाइएगा। मैं आपको नहीं खो सकता, किसी कीमत पर नहीं। यह आपको याद रखना होगा। कनक, ओके बाबा, ध्यान रखूंगी। चलिए अब नाराजगी छोड़ दीजिए। जिहान मुस्कुराते हुए उसके कमरे में अपने हाथ लपेटे उसकी आंखों में देखते हुए, उसके कमर में अपने हाथ लपेट उसकी आंखों में देखते हुए, जब आप इस तरह से मनाएंगी मेरा दिल तो बार बार नाराज होने को कहेगा। कनक मुस्कुराते हुए, अच्छा। जिहान मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चूम लेता है। कनक अपनी आंख बंद कर लेती है। जिहान, चलिए, नहीं तो सब यहीं पर आ जाएंगे ढूंढते हुए। कनक जिहान के साथ ढाबे की तरफ बढ़ जाती है। सभी खाना खा करके मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। अब की बार ड्राइविंग जिहान संभालता है। कनक उसके पास बैठती है। मुंबई पहुंचते हुए शाम हो जाती है। जिहान दीपा, अनीता, सुषमा और दिव्या को हॉस्टल छोड़ता है। कनक और अनुषा कॉलेज से अपनी बाइक ले करके अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। जिहान पहले सौरभ के घर जाता है, फिर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन से सभी को कॉलेज चालू हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। अगले दिन जिहान के मम्मी पापा के शादी की 25वीं सालगिरह थी, जिसमें जिहान सभी को इनवाइट करता है। कनक को थोड़ी घबराहट होती है। अनुषा उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए उसे शांत होने का इशारा करती है। जिहान भी कनक की घबराहट महसूस कर रहा था। सभी अपनी अपनी कॉफी पी करके क्लास में चले जाते हैं। जिहान कनक को मैसेज करता है और उसे थोड़ी देर के लिए पीछे के गार्डन एरिया में बुलाता है। कनक मैसेज देख करके क्लास से निकल करके पीछे के गार्डन एरिया में जाती है, जहां पर जिहान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। कनक को देखते ही उसके पास आकर के बाहों में भर लेता है। कनक भी खामोशी से उसके सीने से लग जाती है। कुछ देर बाद जिहान उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कुछ कहना है आपको? कनक, नहीं, बस समझ नहीं आ रहा है मैं आपके घर कैसे आऊं। मतलब? जिहान, कनक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम अपना रिश्ता उनसे छुपाएं। कनक, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। जिहान, बस आप यह सोचिए, बाकी दोस्त भी तो आ रहे हैं, तो आप भी तो हमारी दोस्त हैं। कनक, क्या आपके मम्मी पापा मुझे पसंद करेंगे? जिहान मुस्कुराते हुए, पहले आप आइए तो आपको खुद पता चल जाएगा। कनक, आना जरूरी है? जिहान, बहुत जरूरी है, मैं वेट करूंगा आपका, आप आएंगी ना? कनक जिहान की आंखों में अपने लिए इतनी चाहत देख करके इनकार नहीं कर पाती। वह हाँ में सिर हिला देती है। जिहान उसके माथे पर किस करते हुए सीने में भर लेता है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। अगले दिन जिहान और सौरभ कॉलेज नहीं आते हैं। वह अपने मॉम डैड के एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे थे। लंदन से उसके दोनों चचेरे भाई आ गए थे। उसका बड़ा भाई लंदन में भारतीय मूल की रहने वाली एक भारतीय लड़की से शादी कर लिया था। उनके साथ एक सहेली आई थी जो जिहान को देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। उसका नाम शैली था। जिहान सौरभ के साथ हाल का सारा डेकोरेशन करवा रहा था। शैली रेलिंग पकड़ करके जिहान को देखते हुए आहें भर रही थी। शाम होते ही गेस्ट आने शुरू हो गए थे। धीरज और विनीत भी आ गए थे। चारों दोस्त जिहान के कमरे में बैठे तैयार हो रहे थे। इधर कनक के घर उनकी फैमिली भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। कनक के घर में उसके मम्मी पापा, भाई, दादा दादी थे। अनुषा कनक के पापा के दोस्त की बेटी थी। कनक के पापा एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उसके दादाजी एक बिजनेसमैन थे। उस बिजनेस को अब कनक का भाई आदर्श राजपूत संभाल रहा था। अनुषा का घर भी उनके घर के पास ही था। अनुषा के दादा और कनक के दादा ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया था और आज
यह बिजनेस पूरे इंडिया और विदेश में भी टॉप 10 में आता था। अनुषा के पापा आदर्श के साथ बिजनेस संभालते थे। अनुषा का एक छोटा भाई था जो अभी 10वीं में पढ़ रहा था। अनुषा और कनक की दोस्ती बचपन से ही थी। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में बहनों जैसा प्यार था। दोनों के मम्मी पापा दोनों को अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। कनक की मम्मी उसको अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, कनक मम्मी, मेरे दोस्त के मम्मी पापा के शादी की सालगिरह है और उसने पहली बार हम लोगों को बुलाया है। अगर आप लोगों ने पहले से बताया होता तो हम लोग मना कर देते, लेकिन अब इस टाइम मना करना अच्छा नहीं लग रहा है। कनक के पापा, कोई बात नहीं, आप और अनुषा अपने दोस्त के यहाँ जाइए, लेकिन टाइम से आ जाइएगा। कनक और अनुषा खुश होते हुए तैयार होने चली जाती हैं और उनकी फैमिली तैयार हो करके निकल जाती है। अनुषा ने लॉन्ग्स गाउन पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कनक ने भी लॉन्ग्स फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वह भी बेहद दिलकश नजर आ रही थी। दोनों तैयार हो करके कैब बुक करके जिहान के घर के लिए निकल जाती हैं। जिहान के घर पर पार्टी शुरू हो गई थी। जिहान के मम्मी पापा और उसके बड़े पापा के जानने वाले कुछ गेस्ट आए हुए थे। जिहान की मम्मी अलका जी, जिहान आज तुम मुझे किसी से मिलाने वाले थे ना, क्या हुआ, अब तक नहीं आए? जिहान अपने मम्मी के गले लगते हुए, पहले आपकी शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और डैड हमेशा ऐसे ही एक साथ रहें और मेरे स्पेशल गेस्ट बस आने ही वाले हैं। विराज रघुवंशी मतलब कोई लड़की है? जिहान झेंपते हुए, यस डैड। जिहान को ऐसे शर्माता देख करके अलका जी उसके गालों पर हाथ रख करके, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जिहान हाँ में सर हिला देता है। जोया कूदते हुए, वाव, मतलब मैं अपनी भाभी से मिलने वाली हूं। अलका जी, यह तो हम मिलने के बाद डिसाइड करेंगे। जिहान पीछे से उठ के गले लगते हुए, बिल्कुल मॉम, इसलिए तो आज बुलाया है। विराज रघुवंशी जिहान के सर पर हाथ रखते हुए, मुझे अपने बेटे के पसंद पर विश्वास है, उसने अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ही चुना होगा। सौरभ, बिल्कुल अंकल जी, हमारी भाभी करोड़ों में एक है। तभी अचानक हाल में हलचल मच जाती है। जिहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह अपनी माम से अलग हटते हुए हाल के दरवाजे की ओर देखता है जहां से अनुषा और कनक आ रही थी। गेस्ट में आए हुए लगभग सभी लोगों की नजर उन दोनों पर टिकी थी। अनुषा और कनक सबकी नजरें खुद पर देख थोड़ी नर्वस हो रही थी। तभी उसकी नजर जिहान पर पड़ी। जिहान को देखते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर जिहान के थोड़ी दूर खड़े अपने मम्मी पापा, दादा दादी और भाई पर पड़ी। कनक और अनुषा दोनों हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। वो लोग भी कनक और अनुषा को देख करके कुछ पल हैरान हो गए। आदर्श मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था, दोनों को अपने गले से लगाते हुए, जब आप दोनों को यहीं आना था तो हमारे साथ ही आ जाती। कनक, भाई, मुझे क्या पता था कि आप लोग भी यहीं आ रहे हैं। जिहान, उसके दोस्त और मम्मी पापा हैरानी से कनक, अनुषा और आदर्श को देख रहे थे। आदर्श उन दोनों को लेकर के अपने मम्मी पापा के पास आते हुए, वैसे आपकी दोस्त कौन है? कहीं जोया तो नहीं है? कनक, भाई, यह जोया कौन है? तभी जोया सामने आते हुए, मैं। अनुषा और कनक जोया को हैरानी से देख रहे थे। अनुषा आदर्श का हाथ पकड़ करके खींच करके थोड़ा उसे अपनी तरफ से झुकाते हुए, भाई, ये हमारी होने वाली भाभी हैं क्या? कनक, भाई, अगर ऐसी बात है ना तो हम दोनों आपसे आज बहुत गुस्सा हैं। आदर्श परेशान होते हुए, आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? कनक, तो आप इनको कैसे जानते हैं? कनक के मम्मी कनक पास आते हुए उनका कान पकड़ करके, मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही हैं? कनक चिल्लाते हुए, मम्मी क्या कर रही हैं? थोड़ी पार्टी का ख्याल तो कर लीजिए, सब क्या सोचेंगे? कितनी निर्दयी माँ है, अपनी मासूम सी बेटी को सता रही है। मम्मी हैरानी से मुंह खोले कनक को देखती हैं। कनक के पापा हंसते हुए कनक को अपने गले लगा करके, बिल्कुल ठीक कहा, अब जब देखिए तब मेरी बेटी का कान खींच देती हैं। कनक की मम्मी अभी कुछ कहती तभी जिहान की मम्मी पापा वहां आते हैं। कनक की मम्मी से, अंकिता, यह तुम्हारी बेटी है? कनक की मम्मी, अंकिता जी, हाँ अलका, मिलो मेरी शैतान बेटी से। कनक, पापा देखिए मम्मी को, कोई ऐसे अपनी बेटी को मिलाता है क्या? अलका जी हंसते हुए, हाँ अंकिता, तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है। कनक के पापा हर्षवर्धन राजपूत, प्रिंसेस
यह आपके मम्मी की दोस्त हैं अलका जी, और उनके हस्बैंड मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं। इनको बिजनेस में इंटरेस्ट था और मुझे सरकारी जॉब चाहिए था, इसलिए बराहमी के बाद हम दोनों दूर हो गए थे। कनक और अनुषा दोनों अलका जी और विराज जी को पैर छू करके प्रणाम करती है। अलका जी दोनों को अपने गले लगाते हुए, अंकिता दोनों बच्चियां बड़ी ही प्यारी हैं। आदर्श, कनक आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे आई? अनुषा, भाई जिनकी एनिवर्सरी है आज, उनके बेटे हमारे सीनियर हैं और हम दोस्त भी हैं, उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था। अलका जी, मतलब आप दोनों ही हमारे जिहान की स्पेशल गेस्ट हैं। यह सुनते ही कनक और अनुषा हड़बड़ा जाती हैं। अलका जी जिहान का हाथ पकड़ते हुए, अंकिता यह मेरा बेटा जिहान है। जिहान भी कनक के मम्मी पापा को प्रणाम करता है। सौरभ, मतलब हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती है और हम लोग आज तक इस बात को जानते ही नहीं थे। कनक के दादाजी, हाँ बच्चों, पढ़ाई और जॉब के चलते मैं कुछ दिन लंदन चला गया था। विराज गांव से मुंबई आकर के यहीं पर रह करके बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षवर्धन लंदन से पढ़ाई करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अफसर बन गया। हमने 2 साल पहले ही यहाँ पर आने का डिसाइड किया, क्योंकि अनुषा के पापा अकेले बिजनेस नहीं संभाल पा रहे थे। आदर्श ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन कनक और अनुषा बचपन से अनुषा के मम्मी पापा के साथ गांव में ही रही है। 10वीं के बाद हमने दोनों को लंदन आने के लिए कहा, लेकिन इन दोनों को विदेश पसंद नहीं था। अनुषा के पापा भी गांव में बिजनेस को फैला नहीं पा रहे थे। मैं लंदन से ही कपड़े डिजाइन करवा करके इनके पास भेजता था, लेकिन गांव में ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए आदर्श ने मुंबई में ऑफिस खोला और अनुषा के मम्मी पापा और हम लोग यहीं आ गए। विराज के बड़े भाई अरमान रघुवंशी, बाबूजी बाकी बातें तो होती रहेंगी, पहले केक कट कर लिया जाए, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन, हाँ भैया, हम लोग भी तो भूल ही गए थे कि आज विराज और अलका की एनिवर्सरी भी है। अलका जी और विराज जी हाल के बीच में आते हैं। जोया एक बड़ा सा केक लेकर के आती है। जिहान कनक को चुपके देख रहा था। कनक की नज़र भी रह रह करके जिहान पर जा रही थी। विराज और अर्का जी केक काटते हैं, सभी लोग उन्हें बधाई देते हैं। जिहान, मॉम डैड, आपकी एक एनिवर्सरी पर आप दोनों को एक साथ डांस तो बनता है। अलका जी शर्माते हुए, नहीं। जोया, सौरभ, जिहान, प्लीज मॉम डैड। विराज जी, ओके। जिहान म्यूजिक लगाता है। विराज और अलका जी बेहद खूबसूरत डांस करते हैं। उसके बाद गेस्ट को खाना खिलाया जाता है। सारे बड़े एक तरफ खाने बैठते हैं। कनक और अनुषा अपने दोस्तों के साथ एक तरफ बैठती हैं। उनके साथ आदर्श और जोया भी होते हैं। जिहान के दोनों चचेरे बड़े भाई और भाभी शैली भी उनके साथ बैठती हैं। शैली कनक को देख करके अंदर ही अंदर जल रही थी। कनक, भाई आप जोया को कैसे जानते हैं? आदर्श, क्योंकि यह लंदन से ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। 2 साल पहले तक जोया लंदन में हमारे साथ ही थी। हम लोगों को वहां से आने के बाद इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई यहीं मेडिकल कॉलेज से कर रही हैं। अनुषा और कनक एक साथ। ओ आदर्श, दोनों के सर पर एक एक चपत लगाते हुए, आप दोनों अपना शैतानी दिमाग को आराम दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कनक मुस्कुराते हुए, वैसे आपको कैसे पता कि हम लोग क्या सोच रहे हैं? आदर्श, आप दोनों भूल रही हैं, हम आपसे बड़े हैं और आप दोनों शैतानों की हर हरकत को हम जानते हैं। अनुषा, वैसे भाई हम दोनों क्या सोच रहे हैं क्या नहीं? आदर्श अनुषा के मुंह पर हाथ रखते हुए, चुपचाप खाना खाइए। कनक और अनुषा हाई फाई करते हुए, आप पहले घर चलिए, बाकी बातें वहीं होंगी। आदर्श अपना सिर हिलाते हुए, आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता है। अनुषा और कनक जोर जोर से हंसने लगती हैं। जोया, वैसे मेरे पास भी एक ऐसी खबर है जो आप दोनों की बोलती बंद कर देगी। आदर्श, जल्दी बताइए जोया, नहीं तो यह दोनों शैतान मेरा दिमाग खा जाएंगे। जिहान जोया की तरफ देखते हुए खांसने लगता है। जोया मुस्कुराते हुए, आदर्श आपकी दोनों बहनें हमारे भाभियां बन जाएं तो क्या बात होगी? यह सुनते ही कनक और अनुषा शर्म से लाल हो उठती हैं। दोनों बहाना बना करके वहां से उठ करके अपने मम्मी पापा के पास आ जाती हैं। आदर्श जोया से हाई फाई करते हुए, वाह जोया, आपने तो एक बार में ही इन दोनों शैतानों को भगा दिया। जिहान और सौरभ भी वहां से उठ करके दूसरी तरफ आ जाते हैं।
कुछ देर बाद सभी गेस्ट विदा लेते हैं। कनक की फैमिली भी जाने को तैयार होती है। अलका जी और विराज जी अंकिता और हर्षवर्धन जी से, अंकिता मुझे तुम्हारी बेटी कनक मेरे जिहान के लिए बहुत पसंद है। जिहान की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। मेरे बेटे को तो तुमने देख ही लिया है और हम लोगों को जानती हैं। अगर तुम्हारी फैमिली में सबकी रजामंदी हो तो इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचना। हर्षवर्धन जी, अलका जी मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। लेकिन कनक का भी फर्स्ट ईयर है, अभी वह शादी के लिए तैयार नहीं होगी। विराज जी, हर्ष हम तेरी बात समझते हैं, बस हम लोग यह चाहते थे कि अगर दोनों बच्चे आपस में मिलें और एक दूसरे को पसंद करें तो हम लोग जिहान की पढ़ाई पूरी होने के बाद इनकी एंगेजमेंट कर देंगे और शादी जब इन दोनों की मर्जी होगी तब करेंगे। दादाजी, शादी विवाह बच्चों का खेल नहीं है, पहले तुम इसके बारे में जिहान से बात करो, हम भी कनक से बात करते हैं तब कोई फैसला लेंगे। अलका जी, जी बाबूजी, जैसा आप कहें। कनक अनुषा इस समय बाहर थी क्योंकि धीरज, विनीत, दीपा, अनीता, सुषमा और दिव्या सभी जा रहे होते हैं, जिन्हें छोड़ने बाहर गेट तक आई थी। उन दोनों के जाने के बाद वे दोनों जिहान और सौरभ के साथ अंदर आती हैं। दोनों अपने मम्मी पापा के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। हर्ष जी, ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। दादी जी, ऐसा करो एक दिन तुम पूरी फैमिली के साथ हमारे घर डिनर पर आओ। विराज जी, जरूर माँ, हम लोग टाइम निकाल करके आते हैं। इसी तरह सब विदा लेते हैं। कनक की फैमिली के जाने के बाद अलका जी जिहान के पास आकर के, बेटा हमें आपकी पसंद बेहद पसंद आई। जिहान अलका जी के गले लगते हुए, थैंक यू माम। जोया, अच्छा उस समय तो बड़ी खांसी आ रही थी। जिहान जोया के बाल खींचते हुए, मॉम यह चुईया सबके सामने ही हमारी पोल खोल रही थी। जोया, अच्छा, और वह दोनों आदर्श को कितना तंग कर रही थी। सौरभ, अच्छा तो तू क्यों चिढ़ रही है, कहीं सच में तो। जोया पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सौरभ और जिहान जोर जोर से हंसने लगते हैं। विराज जी, क्या बात है जो मेरी प्रिंसेस को इतना चिढ़ा रहे हैं आप लोग। जिहान, कुछ नहीं डैड। अलका जी, अच्छा अब बहुत मस्ती हो गई, सभी लोग अब सोने जाइए। जिहान और सौरभ अपने कमरे में चले जाते हैं, बाकी सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दिन ऐसे ही पंख लगा करके उड़ रहे थे। कॉलेज में सभी दोस्त मिलते थे। जिहान और कनक नॉर्मल दोस्तों की तरह रहते थे, लेकिन कभी कभी जिहान अकेले में कनक को गले लगा लेता था। दोनों के परिवार वालों ने उनसे बात करके उनके रिश्तों पर सहमति दे दी थी। जिहान की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का इंगेजमेंट रखा हुआ था। इसी बीच एक दिन सौरभ ने भी अनुषा से अपने दिल की बात बताई। अनुषा को भी सौरभ पसंद था, इसलिए उसका भी जवाब हाँ ही था। सारे दोस्त अपनी लाइफ में खुश थे। वक्त गुजरते हुए फाइनल एग्जाम आ गया था। विनीता दीपा को पसंद करता था, धीरज सुषमा को प्यार करता था। कॉलेज पूरा होने पर सुषमा और धीरज शादी करने वाले थे। सभी इस वक्त एग्जाम में बिजी हो गए थे। जिहान के फाइनल एग्जाम शुरू हो गए थे। देखते देखते एग्जाम भी खत्म हो गया। सारे दोस्त आज एक रेस्टोरेंट में मिल रहे थे क्योंकि सारे सीनियर का कॉलेज में अब आखिरी दिन था। उसके बाद सभी 1 महीने बाद धीरज और सुषमा की शादी में मिलने वाले थे। 2 महीने बाद कनक और जिहान के एंगेजमेंट का डेट निकला था। पार्टी करने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में 15 दिन की छुट्टी थी। सौरभ और जिहान ने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने की नींव रखी, जिसकी तैयारियां उन्होंने कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी थी। जिहान अपने पापा का होटल भी देखता था, इसलिए उसे कुछ बिजनेस का नॉलेज भी था। दोनों ने एक जगह देख करके जमीन फाइनल किया और खुद की उस बिल्डिंग को बनाने का काम ले लिया। कॉलेज खुलने से 3 दिन पहले कनक को वायरल बुखार हो गया। उसी दिन आदर्श और दादा दादी को गांव में एक फैमिली फंक्शन में जाना था। अंकिता जी और हर्षवर्धन जी दिल्ली में रहते थे क्योंकि हर्षवर्धन जी की पोस्टिंग इस समय दिल्ली में ही थी। आदर्श और दादा दादी कनक को अकेला छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। कनक ने दवा लेने के बाद थोड़ा आराम महसूस किया तो उसने जोर दे करके उन लोगों को गांव भेज दिया। अनुषा के मम्मी पापा भी जाने वाले थे, इसलिए वे लोग भी चले गए। कनक ने अनुषा को भी जाने को कहा क्योंकि फिर 2 दिन बाद से कॉलेज स्टार्ट हो जाता।
तो कहीं जाने की छुट्टी नहीं मिलती। सभी लोग को जाने के बाद शाम के समय कनक अपने कमरे की बालकनी में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी, तभी जिहान का फोन आ गया। जिहान उसकी आवाज़ सुनते ही, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कनक, नहीं, कल से थोड़ा आराम है, दवा ली हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। जिहान, कुछ खाया है या नहीं? कनक, नहीं, अभी भूख नहीं है, रात को कुछ बनवा लूंगी, सभी लोग गांव गए हुए हैं। यह सुनते ही जिहान, आपकी तबीयत खराब है और घर पर कोई नहीं है? कनक, नहीं, अब तबीयत ठीक लग रही है तो मैंने ही सबको जबरदस्ती भेजा है। जिहान, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो? और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कनक, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी तो काम में बिजी हैं, इस वक्त आपको भी फुर्सत नहीं है। जिहान, सौरभ है यहाँ पर देखने के लिए, मैं आ रहा हूँ। कनक, लेकिन घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं तो इस समय बालकनी में बैठी पढ़ रही थी। जिहान बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। उसे गुस्सा आ रहा था, बार बार दिल में ख्याल आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह कैसे रहेगी। वह सौरभ को सारा काम समझा करके कनक के घर की तरफ निकल जाता है। कनक कॉल कटा देख खुद से बड़बड़ाते हुए, मेरी बात सुनी ही नहीं। इनका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिर अपना सर झटकते हुए बुक पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक से बादल घेर लेते हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। हल्की हल्की हवा चलने लगती है। यह गर्मी के मौसम में एकाएक इस तरह का मौसम अच्छा लग रहा था। कनक किताब रखते हुए, अरे वाह, ऐसे मौसम में तो मज़ा आ जाएगा, इस गर्मी में थोड़ी आइसक्रीम मिल जाती तो और मज़ा आ जाता। फिर खुद से सोचते हुए, अरे घर पर तो कोई है ही नहीं, देखती हूँ फ्रिज में। वह नीचे हाल में आती है, सारे नौकर पीछे के क्वार्टर में चले गए थे। वह किचन में जाती है, फ्रिज में एक आइसक्रीम का डब्बा रखा हुआ था। यह देखते ही वह खुश होते हुए आइसक्रीम निकाल करके छत पर चली जाती है। छत पर एक चेयर पर बैठ जाती है। आइसक्रीम खाते हुए अकेले रहने का भी अपना मजा है, कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी आए वह करो, सोचते हुए वह अंदर ही अंदर खुश होती है। इस वक्त सारी बातें उसके दिमाग से निकल चुकी थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है। कनक चेयर पर से उठते हुए दोनों हाथ फैला करके बारिश में भीगने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा था। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। तभी जिहान उसके घर पहुंचता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जिहान अपनी फैमिली के साथ 2 बार आ चुका था, जिससे वे लोग उसे पहचानते थे। उन्हें भी पता था कि वह इस घर का होने वाला दामाद है। जिहान एक तरफ गाड़ी लगाते हुए घर के अंदर आता है। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोल देता है। जिहान हाल का मेन गेट बंद करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे में आता है, लेकिन कनक को ना देख करके उसका दिल घबराता है। वह आवाज़ देता है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। बालकनी का दरवाज़ा खुला देख करके बालकनी में भी देखता है, लेकिन कनक वहाँ नहीं होती है। उसके दिल में अजीब सा ख्याल आने लगता है। तभी उसके कानों में गाने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर छत पर आता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि टेरिस पर कनक मोबाइल में गाना बजा करके बारिश में भीग भीग करके डांस कर रही थी। जिहान तो कुछ देर के लिए कनक के दीदार में खो गया। उसके बालों की चोटी से निकली कुछ लटें चेहरे पर लटक रही थी। पटियाला सलवार सूट भीगने की वजह से उसके बदन से चिपक गया था और उसका परफेक्ट फिगर इस वक्त जिहान को प्यास का एहसास करवा रहा था। लेकिन तभी जिहान को कनक की खराब तबीयत का ख्याल आता है और वह गुस्से से आगे बढ़ करके कनक को अपनी बाहों में भर लेता है। कनक अचानक से डर जाती है, लेकिन जिहान को देखते ही उसकी सांस में सांस आती है। जिहान उसे गोद में उठाते हुए, आपको किसने कहा था बारिश में भीगने को? कनक, आप क्या कह रहे हैं? मुझे और भीगना है, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। जिहान गुस्से से कनक को देखते हुए, आपकी तबीयत खराब है ना, फिर भी आप बारिश में भीग रही हैं। कनक अपनी आंखें बंद करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान कनक को लेकर के कमरे में आता है, उसे नीचे खड़ा करते हुए, 2 मिनट के जल्दी से कपड़ा बदलिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनक बड़बड़ाते हुए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। कितना मज़ा आ रहा था कहते हुए वह
वॉशरूम में बढ़ जाती है। वॉशरूम में जा करके उसे याद आता है कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं हैं। वह जैसे ही बाहर आती है, जिहान अपनी शर्ट खोल करके बालकनी में सूखने के लिए डाल रहा था। कनक कुछ देर उसे देखती रह जाती है। जिहान कनक को इस तरह खुद को देखता देख करके मुस्कुराते हुए कनक की तरफ बढ़ जाता है। कनक जल्दी से उस पर से नजरें हटाते हुए अलमारी खोल करके अपने कपड़े निकालने लगती है। जिहान पीछे से उसे अपनी बाहों में भर करके उसके कानों के पास झुकते हुए कहा, क्या देख रही थी? कनक धीरे से, कुछ भी नहीं जिहान, आपका ही हूं, जितनी मर्जी है उतना देख सकती हैं, लेकिन पहले कपड़े बदल करके आइए, नहीं तो आज मेरा ईमान डगमगा जाएगा। यह सुनते ही कनक के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वह जल्दी से जिहान को पीछे धकेलते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर में कनक कपड़े बदल करके बाहर आती है। जिहान बालकनी के दरवाजे पर खड़ा होता है। कनक तौलिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर में वह आदर्श के कपड़े लेकर के आती है। जिहान को देते हुए उसे बदलने को कहती है। जिहान वॉशरूम में जा करके कपड़े चेंज करता है। कनक को अब ठंड लग रही थी। वह बेड पर बैठते हुए थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। जिहान बाहर आ करके कनक को देखते हुए, हो गया ना तबीयत खराब? वह अलमारी खोल करके उसमें से एक कंबल निकालते हुए कनक को चारों ओर से उड़ाता है। जिहान, आप यहीं बैठे हैं, मैं चाय बना करके ले आता हूं। कनक, आपको किचन में सारी चीजें कैसे मिलेंगी? जिहान, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। जिहान किचन में जा करके चाय बनाता है। दूध तो फ्रिज में होता है, चीनी चाय पत्ती ऊपर वाले अलमारी में मिल जाती है। 2 कप चाय बना करके और कुछ बिस्किट ले करके वो रूम में आता है। कनक की आंखें लाल हो गई थी। वह बेड से टेक लगाए आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जिहान टेबल पर ट्रे रखते हुए कनक के सर को छू करके देखता है। कनक को फिर से फीवर आ रहा था। जिहान परेशान हो जाता है। वह किसी तरह कनक को उठा करके चाय पिला करके उससे पूछ करके दवा देता है, लेकिन दवा लेने के बाद भी कनक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। जिहान कमरे के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। कनक, जान, अलमारी में एक और कंबल होगा, प्लीज वो भी दे दीजिए। जिहान कंबल निकालते हुए, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। कनक, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस ठंड लग रही है। जिहान दूसरा कंबल भी उसके ऊपर उड़ा देता है। जिहान उसके सर को तौलिया ले करके धीरे धीरे पानी पोंछने लगता है। फिर हेयर ड्रायर ले करके उसके बालों को सुखाता है। कनक उठ करके जिहान के सीने से लग जाती है। जिहान उसे अपने सीने से लगाए बेड पर लेट जाता है और दोनों कंबल को अच्छे से कनक के ऊपर उड़ाता है। जिहान कनक के पीठ पर अपने हाथ से रफ करते हुए, जान, आपकी बॉडी ठंडी होती जा रही है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। कनक धीमी आवाज में, बरसात तेज हो गई है, डॉक्टर कैसे आएंगे? जिहान, लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं क्या करूं? कनक, परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। जिहान उसे और ज्यादा अपने करीब करते हुए, आप जरा भी तबीयत का ख्याल नहीं रखती हैं। किसने कहा था बारिश में भीगने को? अब रात भी गहराती जा रही है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कनक, आप मेरे पास हैं, फिर डरने की क्या बात है? जिहान कनक का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? कनक, कुछ नहीं होगा मुझे, आपके बॉडी से ज्यादा गर्मी किसी दवा में नहीं है। यह सुनते जिहान के दिमाग में कुछ आता है। वह कनक के माथे पर चूमते हुए, जान, क्या मुझे आपके करीब आने की इजाजत है? कनक नासमझी से, आप मेरे करीब ही हैं। जिहान, आप समझ नहीं रही हैं, जो रिश्ता पति पत्नी में होता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। कनक कंफ्यूजन से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिहान अपनी आंखें बंद करते हुए, जान, मैं फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूं, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। आपका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन बिना आपकी इजाजत के मैं कुछ नहीं कर सकता। कनक यह सुनते ही शर्मा करके उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। जिहान अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हुए उसके बालों में उंगलियां फिराने लगता है। थोड़ी देर बाद जिहान उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए उसकी आंखों में देखता है। कनक की आंखें बंद हो रही थी। वह अधखुली आंखों से अपनी ताकत बटोर जिहान के ओंठों पर अपने ओंठ रख देती है। जिहान अपनी आंखें बंद करके इस एहसास को जीने लगता है। गोवा में अजय वाले हादसे के बाद जिहान ने कभी भी
कनक के लबों को चूमा नहीं था, हमेशा उसके माथे पर ही किस करता था। आज उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। कनक जैसे ही उससे दूर हटने को होती है, जिहान उसके सर के पीछे अपने हाथ दबाव बनाते हुए उसके ओंठों को पेशेंटली चूमने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ कनक के पूरे बदन पर चल रहे थे। कनक पूरी होश में नहीं थी, लेकिन जिहान की छुअन महसूस कर पा रही थे। इस वक्त उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो गई थी कि जिहान का उसके करीब आना उसे गलत नहीं लग रहा था, उसे सुकून दे रहा था। जिहान धीरे धीरे अपने ओंठों को उसके गर्दन पर चलाने लगा था। कुछ ही देर में जिहान ने कनक की कुर्ती निकाल करके उसके बदन से अलग कर दी। कनक को अपने सामने इस तरह से देख उसका अपने पर से बाकी कंट्रोल भी खत्म हो गया था। उसके हाथ में और ओंठ कनक के सीने पर घूमने लगे थे। कनक को पीछे की तरफ ढकेलते हुए उसके सारे बालों को एक तरफ करके ब्रा का हुक भी खोल दिया और उसकी पीठ पर किस और बाइट की बौछार कर दी। कनक के मुंह से आह निकलने लगी। कुछ ही देर में उसको आगे की तरफ पलटते हुए बाकी के कपड़े भी खोल करके हटा दिए। कनक को कोई होश नहीं था, बस जिहान को अपने पास महसूस कर रही थी। जिहान अपने कपड़े खोल करके हटाते हुए कनक पर पूरी तरह से ऊपर आ गया था। कुछ ही पलों में कनक की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी थी। जिहान कनक में पूरी तरह समा गया था। वह उसकी चीख रोकने के लिए उसके ओंठों को अपने ओंठों में कैद कर लिया। कनक की आंखों में आंसू लुढ़कने लगे। जिहान अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे प्यार करने लगा। रात के 10 बज रहे थे। कनक सुकून से जिहान के सीने से लगी सो रही थी। जिहान उसे कंबल से कवर करके उसके चेहरे को निहार रहा था। कुछ देर पहले की सारी बातें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। जिहान कनक के सर पर किस करते हुए, सॉरी जान इतनी तकलीफ देने के लिए, लेकिन यह जरूरी था। मैं मानता हूं अभी वक्त सही नहीं था। अभी आप 20 ईयर की ही हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जल्द से जल्द आपसे शादी कर लूंगा। हमारा प्यार पवित्र है, यह मैं जानता हूं, और इस पर उंगली उठाने का मौका मैं किसी को नहीं दूंगा। कुछ देर में जिहान भी कनक को अपनी आगोश में लिए गहरी नींद में सो गया। बाहर मेड मेन दरवाजे को खटखटा करके चली गई थी। क्योंकि हाल के मेन डोर को जिहान ने बंद कर दिया था। मेड को लगा कि शायद कनक ने खुद से बना करके कुछ खा लिया है। बॉडीगार्ड भी खाना खा करके आराम कर रहे थे। बारिश अभी भी रुक रुक करके हो रही थी। अगली सुबह 6 बजे जिहान की नींद खुली। उसी समय कनक भी उठने के लिए कसमसाने लगी। जिहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में कनक अपनी आंखें मीचते हुए आंखों को खोला तो खुद को जिहान की बाहों में पा करके मुस्कुरा उठी। लेकिन अचानक से उसे अपने बदन में दर्द महसूस हुआ। तब उसे अपनी बॉडी का ख्याल आया और उसे लगा कि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। जिहान भी शर्टलेस था। लोअर उसने पहना हुआ था। वह हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर पर जिहान मजबूती से पकड़ा हुआ था। कनक जिहान के चेहरे को देखने लगी। वह रात की बातें याद करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे सारे पल उसके सामने आ रहे थे। वह डरते हुए जिहान के चेहरे को अपने हाथों से छूती है। जिहान अपनी आंखें खोल कनक को देखता है। कनक की आंखों में आंसू देख जिहान तड़प उठता है। उसका चेहरा अपने सीने से लगाते हुए, कुछ नहीं हुआ है, इतना मत डरिए, मैं हूं आपका जान। कनक भर्राए गले से, हमने कल रात अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जिहान, एक पति अपनी पत्नी को प्यार करता है तो क्या उसे मर्यादा तोड़ना कहते हैं? कनक, लेकिन हमारी शादी, जिहान, शादी 2 आत्माओं का मेल है और हमारी आत्मा, हमारी रूह पहले ही एक हो चुकी है। क्या रस्मों रिवाजों से पति पत्नी होते हैं? भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं? कनक, लेकिन मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? जिहान, मुझ पर भरोसा नहीं है, खुद मर जाऊंगा, लेकिन आप पर आंच नहीं आने दूंगा। कनक उसके ओंठों पर अपने हाथ रखते हुए, ऐसी बात मत कीजिए, मेरी सांसें रुकने लगती हैं। जिहान, इन्हीं सांसों की हिफाजत के लिए तो आपके करीब आया। कनक, अब हम क्या करेंगे? जिहान, परेशान मत होइए, हम एंगेजमेंट की जगह पर शादी कर लेंगे। मैं मॉम डैड से बात करूंगा, वह दोनों हमारी बात जरूर समझेंगे, लेकिन आप वादा कीजिए हमारे प्यार को गलत नजर से नहीं देखेंगी, नहीं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। कनक जिहान के सीने से लगते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा, कल जो भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। मैं अपने प्यार को गाली नहीं दे सकती, लेकिन डर लग रहा है। जिहान,
कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अभी चलिए जा करके फ्रेश हो जाइए, कल भी आपने कुछ नहीं खाया था। कनक उठ करके खुद को कंबल से कवर करती है। उसके लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था। जैसे ही वह बेड से खड़ी होती है वह लड़खड़ा जाती है। जिहान जल्दी से उसको संभालते हुए बेड पर बैठाता है। उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, चलने में दर्द हो रहा है। कनक हाँ में सिर हिला देती है। जिहान उसको बाहों में उठा करके वॉशरूम में ले जाता है। एक तरफ बैठाते हुए ब्रश में पेस्ट लगा करके उसके हाथ में देता है। कनक ब्रश करने लगती है। जिहान वॉशरूम से बाहर आता है। बेड को ठीक करते हुए उसकी नजर बेडशीट पर लगे ब्लड पर जाती है। उसे वह पल याद आ जाता है जब वह पूरी तरह से कनक में समाया था। कनक की चीख उसके कानों में गूंज उठती है। वह बेडशीट हटा करके अलमारी से दूसरी बेडशीट निकाल करके बिछा देता है। कंबल मोड़ करके अलमारी में रख देता है। एक कंबल तो कनक ने ओढ़ा हुआ था। कमरा फ्रेश करने के बाद वह बालकनी का दरवाजा खोल करके बालकनी में आ जाता है। मोबाइल लेकर के सौरभ को फोन करते हुए बात करने लगता है। कनक ब्रश करने के बाद कंबल एक तरफ रख करके शावर ऑन करती है। उसके बॉडी पर बहुत सारे निशान दिख रहे थे। यह देख करके कनक शर्म से भर उठती है। नहाने के बाद तौलिया लपेट करके वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खोल करके देखती है। रूम में कोई नहीं होता है। वह जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन उसे दर्द हो रहा था। वह धीरे से अलमारी से कपड़े निकाल करके वॉशरूम में चली जाती है। जिहान अभी बालकनी में ही था। कनक वॉशरूम में आकर के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे अपने बालों को सुलझाने लगती है। तभी जिहान भी आता है। वह कनक के हाथों से कंघी लेकर के उसके बालों को सुलझाता है। फिर उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कनक की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। जिहान उसके गालों को चूम करके वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कनक धीरे धीरे चल करके आदर्श के कमरे से उसके कुछ कपड़े ला करके बेड पर रख देती है। रूम से बाहर निकल करके नीचे किचन में आती है। तभी मेड फिर से दरवाजा खटखटाती है। कनक जा करके दरवाजा खोलती है। मेड, बिटिया आपकी तबीयत ठीक है? कनक मुस्कुराते हुए, जी आंटी, वह कल रात नींद आ गई थी इसलिए दरवाजा नहीं खोला। मेड, कोई बात नहीं बिटिया, मैं आई थी, मुझे लगा कि तुमने कुछ बना करके खा लिया होगा। कनक, आंटी जल्दी से नाश्ता में कुछ बना दीजिए, बड़ी भूख लगी है। मेड, जी बिटिया, हम अभी बना देते हैं, उसके बाद साफ सफाई कर लेंगे। कनक ऊपर कमरे में आती है। तब तक जिहान भी तैयार हो चुका था। कनक जिहान को पीछे से हक कर लेती है। जिहान उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, क्या हुआ? कनक, नीचे मेड आ गई है। जिहान कनक को अपने सामने करते हुए, कोई बात नहीं, मैं कमरे में ही हूँ, मेड के जाने के बाद मैं जाऊंगा। मैं सौरभ को फोन कर देता हूँ। आप भी आदर्श भाई से बात कर लीजिए। कल रात को आपका फोन बज रहा था लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मोबाइल साइलेंट पर रख दिया था। कनक अपना मोबाइल उठा करके देखती है। आदर्श और उसके दादा दादी के 10 मिस कॉल थे। वह आदर्श को कॉल करती है। आदर्श कॉल उठाते ही, कहाँ थी आप? कैसी तबीयत है? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कनक हंसते हुए, भाई पहले शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ और मैं जानती हूँ जो बॉडीगार्ड आपने छोड़कर गए हैं उसने तो सब खबर कर दी होगी। मेरे साथ जिहान है और कल रात मैं दवा लेकर के सो गई थी इसलिए जिहान ने मुझे नहीं जगाया। आदर्श मुस्कुराते हुए, हाँ जानता हूँ, इसलिए हम रात भर टेंशन फ्री थे, नहीं तो यहाँ आने के बाद भी आपकी चिंता लगी होती। ऐसे ही कुछ देर बात करके फोन रख देती है। जिहान सौरभ से बात करके आज कुछ लेट पहुंचने के बारे में बताता है। सौरभ कनक की तबीयत के बारे में पूछता है। जिहान सब ठीक है कह करके फोन रख देता है। कुछ देर में मेड नाश्ता बना देती है, सादा रोटी, हरी सब्जी और दूध। कनक नाश्ता ले करके अपने कमरे में ही आ जाती है। दोनों एक साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं। मेड साफ सफाई में लग जाती है। साफ सफाई करने के बाद वह अपने क्वार्टर में चली जाती है। कनक जिहान के साथ नीचे आती है। जिहान कनक को गले लगा करके अपना ख्याल रखने को कहता है। तभी उसकी नजर मंदिर में जाती है। वह कुछ सोचते हुए कनक का हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाता है। कनक, क्या हुआ? जिहान बिना कुछ बोले माता रानी के चरणों में पड़ा सिंदूर उठा करके कनक की मांग भर देता है। कनक की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। जिहान कनक का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके सिंदूर पर अपने ओंठ रख देता है। कनक अपनी आंखें खोल करके जिहान के सीने से लिपट जाती है। जिहान, अगर कभी भी हमारे प्यार के लिए गलत बात दिमाग में आए तो इस पल को याद कर लीजिएगा।
कनक थैंक यू हमारे रिश्ते को एक नाम देने के लिए। मैं जानती हूँ प्यार में ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो हमें सही और गलत की पहचान कराती हैं। जिहान अभी मुझे जाना होगा, लेकिन शाम तक आदर्श भाई और दादा दादी नहीं आते हैं तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तब तक आप जा करके कमरे में आराम कीजिए। आज कहीं भी आपको नहीं जाना है। दर्द ज़्यादा हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। आप अपना कमरा अंदर से लॉक कर लीजिए। मैं बाहर गार्ड को बोल देता हूँ किसी को भी आज ना आने दें। कनक ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जिहान फिर से उसके सर को चूमते हुए बाहर चला जाता है। कनक गेट तक आती है। जिहान बॉडीगार्ड को कुछ जरूरी बात समझा करके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। कनक की नजर जब तक वह ओझल ना हो गया तब तक उसे देखती रही। उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। शाम को आदर्श और दादा दादी आ जाते हैं। जिहान शाम के 5 बजे कनक को फोन करता है। कनक सबके आने के बारे में बता देती है। जिहान उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। कनक को अब ठीक लग रहा था। जिहान उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। इसी तरह कुछ बातें करके अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है। 2 दिन बाद कॉलेज खुल जाता है। कनक और अनुषा कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती हैं। समय अपनी गति से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से 1 हफ्ते बाद जिहान का व्यवहार चेंज होने लगता है। कनक के फोन करने के बाद भी वह जल्दी फोन रिसीव नहीं करता था। अगर कभी फोन रिसीव भी कर लेता तो केवल हाल चाल पूछ करके फोन रख देता था। कनक 2-4 दिन तक तो इग्नोर करती रही। उसे लगा कि शायद अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट करने में थक जाता होगा, चाहे मेंटली कहीं डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि कनक और जिहान में बात हुए 1 हफ्ते हो गए थे। कनक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसके दिल और दिमाग में 100 तरह के ख्याल आने लगे थे, लेकिन सारी बातें झटकते हुए उसे अपने प्यार पर विश्वास था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 15 दिन के बाद कनक परेशान होकर के जिहान से मिलने उसके घर गई, लेकिन जिहान को उसने एक अलग ही रूप में देखा। वह शैली के साथ बैठा हुआ हंस हंस करके बातें कर रहा था। कनक की तरफ उसने देखा ही नहीं। कुछ देर बाद कनक, जिहान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिहान बेफिक्री से, हाँ बोलो। कनक एक पल के लिए उसकी लैंग्वेज सुन करके हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, जिहान हमें आपसे अकेले में बात करनी है। अलका जी जाओ बेटा, कुछ जरूरी बात करनी होगी। जिहान उठ करके बाहर गार्डन एरिया में आ गया। पीछे पीछे कनक भी आई। उस वक्त अंधेरा छा रहा था, गार्डन में कोई नहीं था। कनक आगे बढ़ करके जिहान के गले लग गई, लेकिन जिहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कनक आप हमसे नाराज हैं? जिहान नहीं तो। कनक तो आप इस तरह का व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? जिहान अनजान बनते हुए, कैसा व्यवहार? बात तो कर रहा हूं, अब कैसे बात करूं? कनक कोई बात है, कोई परेशानी है आपको? देखिए अगर आप कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम दोनों मिल करके उसका सलूशन ढूंढ लेंगे। जिहान गुस्से से कनक को अपने से दूर धकेलते हुए, यही मेरी परेशानी है, तुम जरूरत से ज्यादा ही मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करती हो। सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह एटीट्यूड घमंड ऐसी लड़की मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता। कनक हैरान हो गई। उसने तो जिहान के इस रूप को कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। वह पलट करके अपने घर के लिए निकल गई। आज की रात कनक पर बेहद भारी गुजरी। उसने अपने सारे आंसुओं को तकिए में समा दिया। अगली सुबह कनक नहा धो करके फ्रेश हुई। जब बाहर आई तो किसी को भी नहीं लगा कि आज रात से पहले और आज रात के बाद कुछ बदला है। कनक मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट की और अनुषा के साथ कॉलेज निकल गई। 10 दिन और गुजर गए, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। कनक ने फिर कभी जिहान को कॉल नहीं किया, ना ही कभी उसका जिक्र किया। अगले दिन से धीरज और सुषमा की शादी की रस्में होने वाली थी, जिसमें उसने सारे दोस्तों को रस्मों में ही आने को कहा था। सारे दोस्त कॉलेज में मिल करके एक साथ जाने का डिसाइड किए। अनुषा ने कहा कि दीपा और अनीता उनके घर ही आ जाएं। वहां से चारों सुषमा के घर के लिए निकलेंगे। सुषमा का घर मुंबई से थोड़ी दूर हट करके गांव में था। बारात मुंबई से आने वाली थी क्योंकि धीरज का घर मुंबई में था। अगली सुबह दोनों लड़कियां कनक के घर आ गई। सारी तैयारियां हो चुकी थी। आदर्श गाड़ी ड्राइव
कनक के लिए रेडी किया था। सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद चारों लड़कियां जैसे ही निकल रही थी, कनक एकाएक फर्श पर फिसल गई और उसके पैरों में मोच आ गई, जिससे उससे चला भी नहीं जा रहा था। कनक ने डॉक्टर से गर्म पट्टी करवाने के बाद दोनों लड़कियों को जबरदस्ती सुषमा के यहाँ भेज दिया। उन लोगों के जाने के बाद कनक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठते हुए पैर को सीधा कर खुद से, सॉरी सुषमा, मुझे यह नाटक करना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती, वह आंख बंद करके लेट जाती है। दरअसल कनक ने पहले ही सोच लिया था कि वह सुषमा के घर नहीं जाएगी, लेकिन वह डायरेक्टली मना करती तो सबके सवालों का जवाब देने पड़ते, इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि जिससे उसकी कोई गलती ना हो। यह सब इंतफाक से हुआ है। ये सब करने के पीछे कनक का मकसद यही था कि वह जिहान से मिलना नहीं चाहती थी। उसे पता था धीरज के साथ वह भी वहां जरूर आएगा। अगले दिन सुषमा की हल्दी थी, जो कि अच्छे तरीके से हो गई। सारे दोस्तों ने मिलकर के खूब मस्ती की। दिव्या भी पहुंच गई थी, लेकिन गांव में शादी होने की वजह से लड़के वाले शामिल नहीं हो सके। अगले दिन मेहंदी और संगीत हुआ। उसके अगले दिन शादी थी। जिहान धीरज के बारात में जब सुषमा के यहाँ पहुंचा तो उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। वह बेचैन हो उठा, लेकिन किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सौरभ उसके दिल का हाल समझते हुए जब शादी की रस्में हो रही थी तब अनुषा को एक तरफ ला करके कनक के बारे में पूछा। अनुषा मुस्कुराते हुए, वह कनक का पैर फिसल गया इसलिए उसके पैर में मोच आ गई तो वह नहीं आ पाई। सौरभ जब जिहान को यह बात बताता है तो वह वहां से निकल करके गाड़ी में आ जाता है। वह मोबाइल निकाल करके कनक का नंबर डायल करने को सोचता है, लेकिन फिर कट करके मोबाइल रख देता है। वह पागल सा हो रहा था। वह गाड़ी से बाहर निकल करके गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर दे मारता है। सौरभ जल्दी से आ करके उसका हाथ पकड़ते हुए, पागल हो गया है क्या? क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है? जिहान सौरभ के गले लग करके टूट करके रोने लगता है। सौरभ उसे संभालते हुए चुप कराता है। गाड़ी में से कुछ दवा निकाल करके जिहान को खिलाता है। दवा लेने के बाद जिहान को नींद आने लगती है। सौरभ उसे लेकर के मुंबई को निकल जाता है। वह धीरज के मोबाइल पर मैसेज कर देता है। शादी होने के बाद विदाई के वक्त अनुषा सौरभ और जिहान को कहीं नहीं देखता तो उसे कुछ गलत लगता है। वह धीरज से पूछता है। धीरज मोबाइल पर मैसेज देखते हैं, बता देता है कि इन दोनों को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वे दोनों मुंबई निकल गए हैं। अनुषा ज्यादा बात को माइंड नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद सच में कोई जरूरी काम रहा होगा। शादी अच्छे से हो जाती है। सभी लड़कियां सुषमा के विदाई के साथ ही मुंबई के लिए निकल जाती हैं। सभी दोस्त मुंबई पहुंच करके रेस्ट करते हैं, क्योंकि शाम को फिर रिसेप्शन में जाना था। अनुषा कनक को भी चलने को कहती है, लेकिन कनक की पैर की पट्टी अभी नहीं उतरी थी, इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं करती। जिहान रिसेप्शन में भी कनक को ना देख करके थोड़ी देर में ही अपने घर लौट आता है। ऐसे ही 15 दिन और गुजर जाते हैं। कनक और जिहान की एंगेजमेंट की डेट नजदीक आ रही थी। 15 दिन बाद उनकी सगाई की डेट निकली थी। अभी तक कनक के घर पर किसी को कुछ नहीं पता था। उस दिन कनक घर पर ही थी, क्योंकि आज संडे था। अनुषा भी उसके साथ बैठी हुई थी। दोनों हाल में ही बैठे कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे। तभी 2 गाड़ियां उनके दरवाजे पर आकर के रुकी। कुछ ही देर में हाल में जिहान के मम्मी पापा अंदर आए। उनके पीछे सौरभ, जिहान और उनके साथ शैली थी। कनक इस तरह सबको देख करके थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया। दादा दादी और आदर्श सभी को स्वागत करते हुए सोफे पर बैठाता है। कनक जिहान के मम्मी पापा को प्रणाम कर अपने कमरे में जाने लगी। विराज जी, कनक बेटा आप कहाँ जा रही हैं? कनक मुस्कुराते हुए, रूम में जा रही थी अंकल, आपको कुछ चाहिए? अलका जी उसका हाथ पकड़ करके सोफे पर बैठाते हुए, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ जरूरी बात करने आए थे। कनक जी जरूर, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर के आती हूँ। आदर्श, कनक उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेड लेकर के आती होगी, तू इनके साथ बैठ करके बातें कर। कनक आदर्श को देखते हुए मुस्कुरा करके वहीं बैठ जाती है। विराज जी, मैं माँ बाबू जी आप लोगों से एक बात करनी थी, प्लीज आप लोग गुस्सा मत होइएगा। दादाजी देखो बेटा, हम लोग भी तुम्हारी फैमिली की तरह ही हैं, जो भी बात है बेझिझक कह सकते हैं।
कनक अपनी आंखें बंद करके सर को झुका लेती है, जैसे कि उसे पता हो कि क्या बात होने वाली है। उसने जिहान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन जिहान की नजर उस पर ही टिकी हुई थी। विराज जी, बाबूजी, हम लोग कनक और जिहान का एंगेजमेंट कैंसिल करने आए हैं। यह सुनते ही दादाजी हैरानी से, क्यों बेटा, कुछ हुआ है क्या, कोई परेशानी है? अलका जी, नहीं बाबूजी, बात ऐसी है कि उस वक्त हमने जिहान को प्रेशर दे करके इस रिश्ते के लिए मना लिया था, लेकिन अब यह इस रिश्ते से मना कर रहा है। आदर्श गुस्से से उठते हुए, यह कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल लग रहा है आप लोगों को? आज इससे मन भर गया तो कल उससे। यह मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? विराज जी, बेटा मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन हम लोग कोई रिश्ता जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते ना। जिहान शैली को पसंद करता है, वह शैली से शादी करना चाहता है। आदर्श गुस्से से जिहान का कॉलर पकड़ते हुए, हमारी बहन की जिंदगी से खेलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सौरभ जिहान को आदर्श से अलग करते हुए, भाई शांति से बात कीजिए। आदर्श गुस्से से चिल्लाते हुए, अब शांति से बात करने के लिए बचा ही क्या है? अलका जी आदर्श का हाथ पकड़ते हुए, बेटा हम आपकी माँ के जैसी हैं, प्लीज कोई झगड़ा मत कीजिए। हमें भी कनक के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप ही सोचिए, जबरदस्ती शादी करवा देते हैं तो क्या कनक सुखी रह पाएगी? आदर्श यह सुन करके सोफे पर धम्म से बैठ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। दादी जिहान के आगे हाथ जोड़ते हुए, बेटा प्लीज ऐसा मत करो, हमारी बच्ची टूट जाएगी। जिहान उनका हाथ पकड़ते हुए, यह क्या कह रही हैं आप? शैली जिहान का हाथ दादी के हाथ से छुड़ाते हुए, देखिए जिहान मुझसे प्यार करता है तो आप केवल अपनी पोती के बारे में कैसे सोच सकती हैं? और वैसे भी आपकी पोती में जो एटीट्यूड है ना, उसको कम करवाइए, कोई ना कोई लड़का हाथ थाम ही लेगा। यह सुनते ही आदर्श और अनुषा का खून खौल जाता है। वह उठ करके कुछ करते उससे पहले कनक उठ करके अपने दादी को संभालते हुए, दादा दादी जी आप लोग कमरे में जाइए। दादी, लेकिन बेटा, कनक सख्त आवाज में, मैंने कहा आप लोग कमरे में जाइए। अनुषा इन्हें यहाँ से लेकर के जाओ। अनुषा दादा दादी को लेकर के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद कनक अलका जी और विराज जी की तरफ घूमते हुए, अंकल आंटी हमारी तरफ से आप लोग आजाद हैं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आदर्श, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, जिस दौलत का घमंड है वह सारे घमंड मैं तोड़ दूंगा। कनक भाई, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जा करके आप आराम कीजिए। आदर्श गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अलका जी कनक का हाथ पकड़ते हुए, सॉरी बेटा। कनक उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे शैली कांग्रेचुलेशन, शादी कब कर रही हो? शैली, अगले हफ्ते हमारी सगाई है, आना जरूर। कनक मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, वैसे मेरे घर में जो फैमिली ड्रामा हुआ है उसके लिए सॉरी। फिर मेड को आवाज लगाते हुए, आंटी नाश्ता लेकर के आइए और मिठाई भी लेकर के आइएगा। विराज जी, नहीं बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग चलते हैं। कनक हाँ में सर हिला देती है। अलका जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, भगवान आपको हर खुशी दें। उन लोगों के जाने के बाद कनक अपने कमरे में आकर के दरवाजा लॉक करते हुए वॉशरूम में जा करके शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। सारे आंसू पानी में मिल करके बह रहे होते हैं। मुंह पर हाथ रखते हुए सभी चीखों और सिसकियां अंदर ही दब जाती हैं। लगभग 1 घंटे बाद उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। वह शावर बंद करके कपड़े निकालते हुए फ्रेश हो करके कपड़े बदलती है। वॉशरूम से बाहर आ करके दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर अनुषा और आदर्श थे। कनक मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, इतनी तेजी से दरवाजा क्यों पीट रहे थे आप लोग? अनुषा हाथ पकड़ करके बेड पर ले जाते हुए, ये तू अच्छे तरीके से जानती है और झूठी मुस्कान किसको दिखाने की कोशिश कर रही है? आदर्श उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, बच्चा मैं समझ रहा हूं तेरी तकलीफ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम उन लोगों को ऐसे खून के आंसू रुलाएंगे कि फिर किसी लड़की के साथ वैसा करने की सोचेंगे भी नहीं। कनक आदर्श के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, भाई मैं ठीक हूं, आखिर इस रिश्ते में था क्या? आप लोग ने मिल करके रिश्ता तय कर दिया था जिसे हमने स्वीकार कर लिया था, बाकी कोई
फीलिंग्स नहीं थी। अनुषा गुस्से से दांत पीसते हुए, सच में कोई फीलिंग्स नहीं थी आदर्श। बच्चा भले तेरे साथ हमने ज्यादा वक्त ना गुजारा हो, लेकिन तेरा बड़ा भाई हूं और इतना तो समझता हूं कि मेरी बहन किससे कितना जुड़ी है। तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो, जबकि हमारा रिश्ता तय करने से पहले से ही तू जिहान से प्यार करते थे। यह सुनते ही कनक इधर उधर देखने लगती है। अनुषा इधर उधर क्या देख रही है? तुझे लगता है कि किसी को कुछ नहीं बताएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा? तुझे पहले से ही मालूम हो गया था ना कि जिहान तुझे धोखा दे रहा है और यह इंगेजमेंट टूटने वाली है। कनक अपनी आंखों की नमी को आंखों के भीतर ही धकेल देती है। फिर दोनों को बेड पर बैठाते हुए, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, मेरी चिंता मत कीजिए, और दूसरी, जो सच आप देख रहे हैं सच उससे कुछ अलग हो सकता है। हाँ, जिहान ने इंगेजमेंट तोड़ी है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी है जो अभी हम लोगों से छुपा हुआ है। भाई, क्या आपकी बहन इतनी कमजोर है जो इस तरह से टूट जाएगी? आदर्श ना में सिर हिला देता है। कनक, फिर चिंता किस बात की है? जो भी है मैं हैंडल कर लूंगी और आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जोया के साथ जो बिल्कुल भी नहीं। आदर्श, तू इतने बड़े दिल की कैसी हो सकती है? मैंने तो यही सोचा है कि जिस तरह उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं भी उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तब पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है। कनक ने कहा, बिल्कुल भी नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी बहन का गुरूर टूट जाएगा। इस कनक की चमक अपनी फैमिली से है। मुझे गुरूर होता है कि आप लंदन में रहने के बावजूद भी रिश्तों की इज्जत करते हैं, इंसानों की इज्जत करते हैं, लड़की की इज्जत करते हैं। इसलिए ऐसा कदम मत उठाइएगा कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं, तब मैं सच में टूट जाऊंगी। किसी और की गलती की सजा किसी और को दोना, यह कहां का इंसाफ है? मानती हूं इस वक्त आपका मन कसैला है, तो आप जोया से शादी ना करें जब तक आपका मन तैयार ना हो, लेकिन जोया के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। अनुषा, लेकिन भाई ने तो कहा था कि जोया के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। कनक मुस्कुराते हुए, भाई ने कहा और तुमने मान लिया? क्यों भाई, बताओ जरा। आदर्श मुस्कुराते हुए, तुम दोनों शैतान की नानी हो, चलो तुम दोनों बैठ करके बातें करो, मैं दादा दादी को देख करके आता हूँ। तभी दरवाजे से आवाज आती है। दादा दादी भी यहीं हैं और देख रहे हैं कि उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। तीनों की नजरें दरवाजे पर जाती हैं जहां पर दादा दादी खड़े होते हैं। दोनों अंदर आते हुए कनक के सर पर हाथ फेरते हैं। सभी कुछ देर बाद बाहर आकर के डिनर करते हैं। सभी को कनक की तकलीफ मालूम थी, लेकिन सभी कनक के लिए उसके साथ मुस्कुरा रहे थे। अनुषा कनक के साथ उसके रूम में आ जाती है और अपने मम्मी पापा को बता देती है कि वह आज यहीं पर सोएगी। बेड पर लेटने के बाद, अनुषा, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। जी कर रहा है कि कनक उसका हाथ पकड़ते हुए, इतना गुस्सा मत कर, तेरा दिमाग फट जाएगा। वैसे मेरा एक काम करेगी? अनुषा, तू बोल तो। कनक, अभी उसकी सगाई को 1 हफ्ते है, तब तक तुम सच का पता लगाएगी? अनुषा गुस्से से उठ करके बैठते हुए, तुझे अब भी लगता है कि उसने तुझे धोखा नहीं दिया है? ऐसा अंधविश्वास कैसे कर सकती है? मैं कुछ भी पता नहीं लगाने वाली और तुझे भी उसकी सगाई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कनक अनुषा को गुस्सा करते देख करके, अच्छा चलो अभी सो जा, कल बात करते हैं। अनुषा, कल भी मेरा वही जवाब होगा। मैं अब उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कनक आंख बंद करते हुए, बहुत नींद आ रही है, तू भी सो जा। अनुषा मुंह फुला करके एक तरफ करवट होते हुए आंख बंद कर लेती है। नींद तो दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी, लेकिन दोनों ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद दोनों सो जाती हैं। आदर्श अपने मम्मी पापा को फोन करके सारी बातें बताता है। अंकिता जी रोते हुए, कनक कैसी है? आदर्श, मम्मी वह बिल्कुल पत्थर हो गई है, प्लीज आपकी जरूरत है, आप लोग आ जाइए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं यह लोग हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हर्ष जी विराज जी को फोन करते हैं, गुस्से में उन्हें ऐसा करने की वजह पूछते हैं। विराज जी उधर से कुछ बताते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन जी शांत हो जाते हैं। वह अंकिता जी को भी विराज जी की बातें बताते हैं। अंकिता जी, हम क्या करेंगे? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हर्षवर्धन जी परेशान
मत होइए, हमें अपने बच्चों को संभालना है। हम कल ही मुंबई जा रहे हैं, मैं छुट्टी अप्लाई कर देता हूं। अगले दिन दोनों मुंबई आ जाते हैं। कनक उनसे मुस्कुराते हुए मिलती है। दोनों खुद को बेबस महसूस करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह भी मुस्कुरा देते हैं। दिन गुजर रहे थे। कनक हर दिन कॉलेज जाती, सारी चीजें ऐसी ही चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी सगाई के दिन शैली कनक को फोन करती है। शैली, कनक तुम आ रही हो ना? कनक, बिल्कुल, तुम मुझे टाइम बता दो और एड्रेस भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगी। शैली, सगाई घर पर ही है, शाम के 4 बजे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कनक, मैं आ जाऊंगी। कॉल रखने के बाद वह अपनी आंख बंद करके बेड पर लेट जाती है। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ आंसुओं की बूंदें उसके बंद आंखों से निकलते हुए तकिए में समा रही थी। कुछ देर बाद खुद को ठीक करते हुए वह जा करके तैयार होने लगती है। तैयार होने के बाद आईने में खुद को देखते हुए, चल कनक, कर ले अपने प्यार के लिए एक आखिरी कोशिश, ताकि दिल में कोई मलाल ना रहे। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।